नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम संघवाद के दूसरे पार्ट पर बात करेंगे और उसमें पहले बात करेंगे कि संघवाद की विशेषताएं क्या-क्या होती हैं। उससे पहले एक हमारे व्यूअर्स ने पूछा है कि संघ और परिसंघ में क्या अंतर है, उसको हम बता देते हैं। एक आपका फेडरल, कॉन्फेडरल, आपका कॉन्फेडरल में है, क्या डिफरेंस है आपका? देखिए, फेडरल का मैं बता देता हूँ। जो आपका संघात्मक है, मैंने कल भी बता दिया था कि चाहे यूनियन कहें चाहे फेडरल कहें, हिंदी में मीनिंग है एक ही होता है, संघ, लेकिन उन दोनों में अंतर होता है। फेडरल क्या है? उसमें कोई विभिन्न स्वतंत्र इकाइयां जब आपस में एक समझौते के तहत मिलकर के एक संपूर्ण इकाई बनाती हैं, उसे हम फेडरल सिस्टम कहते हैं, जैसे कि अमेरिका में। और जिसमें जिस समझौते के तहत जो इकाइयां आपस में मिलती हैं, उस समझौते के तहत अलग अलग हो सकती हैं, उनकी अलग अपनी पहचान होती है। जैसे अमेरिका में वहाँ राज्यों की नागरिकता अलग है, आपकी अलग है, और आपका जो अमेरिका की नागरिकता अलग है, अर्थात दोहरी नागरिकता पाई जाती है। ठीक है, जैसे हम उसको इस तरह से ले सकते हैं, ये आपका अमेरिका है, ये अलग अलग राज्य है। ठीक है, सबकी स्वतंत्र पहचान है, वो होती है। संविधान संबंधी विशेषता है, वो यूनियन में भी होती है, वो आपका है। संघात्मक व्यवस्था क्या है कि जहां पर आपकी, या उसको कहें हम यूनियन की जो व्यवस्था क्या है कि जहां संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषता पाई जाती हैं। सामान्य परिस्थितियों में है संघात्मक रूप से काम करता है, लेकिन जब विशेष परिस्थिति आती है तो एकात्मक रूप है वो धारण कर लेता है। अर्थात हम यूनियन को इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह हमारा बॉडी है, उस बॉडी से यदि हमारा पूरा बहुत सारे जिन ऑर्गन से है, अंगों से मिलकर के बॉडी बनी है, जिस तरह से इस बॉडी से हमारे अंग अलग नहीं हो सकते हैं, उस तरह से राज्य देश से अलग नहीं हो सकते हैं। एक ही नागरिकता होती है, एकल नागरिकता होती है, राज्यों की अलग से कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। आपका यूनियन में है, केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है राज्यों की तुलना में, जबकि आपका फेडरल सिस्टम में है, राज्य अधिक शक्तिशाली होते हैं केंद्र की तुलना में। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं संघीय व्यवस्था की विशेषताएं, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या क्या हैं। पहली विशेषता है आपका कि यहां पर सरकार के दो स्तर होना। सरकार के दो या अधिक स्तर होना। संघात्मक व्यवस्था में क्या है, एक पूरे देश की सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार, और आपकी प्रांतीय रीजनल सरकारें होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। अर्थात टू या मोर देन या मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या मोर आपके टीयर हैं वो पाए जाते हैं। तीन व्यवस्था भी हो सकती है, जैसे भारत में है आपका, लेकिन शुरुआत में नहीं थी जब संविधान बना था, उस पर हम बात करेंगे आपका। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या है कि यहाँ सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं, जिसमें एक पूरे देश की सरकार होती है, उसके बाद है प्रांतों के लिए अलग सरकार होती है, और उसके अलावा है लोकल लेवल पर अलग सरकारें होती हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कि जो ये विभिन्न सरकार के रूप में है, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। एक ही नागरिक समूह पर शासन। जैसे आप किसी राज्य को ले सकते हैं, आप देखेंगे भारत सरकार है, भारत सरकार पूरे देश का शासन व्यवस्था चलाती है, और आपका मान लीजिए कोई भी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, वो उत्तराखंड का शासन चलाती है, या राजस्थान है, राजस्थान सरकार है, वो राजस्थान जो सरकार है राज्य के स्तर पर है, शासन व्यवस्था चलाती है। अर्थात नागरिक समूह है वो एक ही जगह पर है, टैक्स कलेक्शन है वो आपका अलग अलग होगा। दूसरा है अधिकार, आपका जुरिडिक्शन क्या है, एक शब्द आता है आपका जुरिडिक्शन। अधिकार क्षेत्र, देखिए अधिकार क्षेत्र क्या है, एक ऐसा दायरा जिसको किसी संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो,
जिसकी कोई एक भौगोलिक सीमा है वो पाई जाती है, जिसमें वो निर्णय अर्थात अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए वो संस्था है स्वतंत्र होती है, वो क्या कहलाती है? आपका अधिकार क्षेत्र। जैसा आप लोग कई बार देखे होंगे, जैसे कि जब दिल्ली गैंगरेप की घटना हुई तो वहाँ केस दर्ज करने के संदर्भ में यही बात हुई कि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, अर्थात हमारे जुरिडिक्शन में नहीं आता है। अर्थात एक ऐसा निश्चित संवैधानिक प्रशासनिक क्षेत्र जिसकी एक भौगोलिक सीमा होती है जहाँ पर वो कुछ कार्य किए जा सकते हैं, वो क्या है? आपका अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, अर्थात दोनों ही सरकार या जहाँ पर 3 सरकार हैं वो एक ही नागरिक समूह पर आपका शासन व्यवस्था करती हैं। फिर है उसका अधिकार व शक्तियों का विभाजन। इनका एक लिखित संविधान होता है। आपका दूसरा है कहीं कठोर और लचीला संविधान भी होता है, जैसे भारत के संदर्भ में अमेरिका जैसे में कठोर संविधान होता है, अर्थात वहाँ पर सभी के लिए अधिकार और कर्तव्य हैं, चाहे केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और आपका लोकल गवर्नमेंट, सभी के लिए अधिकार और कर्तव्य हैं, वो निर्धारित किए होते हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में है कार्य कर सकती है, अर्थात सभी के हैं कार्य वो आपका स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं। ठीक है, दूसरा है अगला मौलिक अधिकारों में मौलिक अधिकारों या मूल ढांचे, अर्थात अगर आपको मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो एक स्तर की सरकार परिवर्तित नहीं कर सकती है। क्या पूरे ऐसा कोई भी कानून हो जिससे पूरे देश है उसे प्रभावित होता हो, जैसे कि जीएसटी लागू की गई जिसमें पूरे देश के व्यक्ति हैं, हर राज्य के व्यक्ति हैं, उससे प्रभावित होने थे। अर्थात इस तरह का कोई कानून है या मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन करना है तो एक आपकी सरकार नहीं कर सकती। वहाँ पर जैसे कि भारत है, भारत में संसद है, संसद के दोनों सदन हैं, अलग अलग है, उसको विशेष बहुमत से जहाँ जरूरत होगी तो विशेष बहुमत से पारित करेंगे। उसके बाद में आधे से अधिक राज्य सरकारों के द्वारा पारित होना भी आवश्यक है। अर्थात हम ये कहें कि आपके फंडामेंटल राइट्स के संदर्भ में है, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में या कोई ऐसा कानून जिससे पूरा देश है प्रभावित होता है, उसमें एक स्तर की सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती है, उसमें दोनों स्तर की सरकार है परिवर्तन कर सकती है। फिर है नेक्स्ट एक स्वतंत्र न्यायपालिका। एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहिए, अर्थात इनमें स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। कि मान लीजिए आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों में आपस में कोई विवाद होता है, या मान लीजिए कोई आपका किसी देश की राष्ट्रीय सरकार के साथ में किसी प्रांतीय सरकार के साथ कोई अगर आपसी मतभेद झगड़ा है, उसका निपटारा है वहाँ का सुप्रीम कोर्ट करता है। या कोई और आपका मूल ढांचा से संबंधित कोई विवाद है, यदि उसको संविधान की व्याख्या करने का, क्योंकि बाहर मुझे आपका जहाँ पर संघात्मक व्यवस्था है वहाँ संविधान सर्वोच्च होता है, जब संविधान सर्वोच्च होता है उसकी व्याख्या करने का अधिकार, या कहीं विवाद की स्थिति होती है जैसे आपका दिल्ली और आपका एलजी के अधिकारों, दिल्ली गवर्नमेंट और एलजी के अधिकारों के संदर्भ में बात हुई, तो वहाँ पर हमारी न्यायपालिका है उस विवाद का निपटारा करती है, संविधान की व्याख्या इंटरप्रिटेशन करने का कार्य है वो आपका करती है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय स्वायत्तता। वित्तीय स्वायत्तता आपका फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए। दोनों के लिए राजस्व उगाही करने का, जो रेवेन्यू कलेक्ट करने का क्षेत्र है वो अलग अलग है, बंटवारा आपका अलग होता है, वो अलग मैटर है। जैसे मान लीजिए आपको इनकम टैक्स का कलेक्शन करना है तो कौन करेगा? आपका केंद्र सरकार। मनोरंजन कर है आपका करना है तो उसका कलेक्शन है कौन करेगा? आपका राज्य सरकार। चुंगी कर है करना है कौन सी? लोकल गवर्नमेंट। अर्थात
सभी के है जो राजस्व का जो स्रोत है, वित्तीय जो स्रोत है, उनमें आपस में स्वायत्ता होती है। और जहाँ स्वायत्ता होती है, जब आपका वहाँ से कलेक्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं, तो आप खर्च करने के लिए भी क्या होंगे, वहाँ पर स्वतंत्र होंगे। फिर है नेक्स्ट आपका दोहरा उद्देश्य। दोहरा उद्देश्य होता है आपका। अब दोहरा उद्देश्य क्या है कि पहला है कि अपनी सुरक्षा करना, और दूसरा है देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ कंट्री। ठीक है, अर्थात देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना। दूसरा है क्योंकि क्षेत्रीय विविधताएं आपकी अधिक होती हैं और उनको एक दूसरे के अधिकारों का हस्तक्षेप ना हो, उनमें सामंजस्य बना रहे, उस व्यवस्था के रूप में है इस संघीय व्यवस्था। और एक चीज है, एक जो आदर्श संघीय व्यवस्था है, इस बात पर निर्भर करता है कि वो संघ का निर्माण है वो किन परिस्थिति में हुआ है। अलग अलग परिस्थिति होती है, यहाँ भी आपका वो आ जाएगा। हम एक को देखेंगे फेडरल के रूप में और एक को देखेंगे यूनियन के रूप में, कि हमारा संघ है, हमारा जो संघवाद है या आपका संघात्मक व्यवस्था है, वो किन परिस्थितियों में हुई है। उसकी दो परिस्थितियां होती हैं, उन पर भी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं। पहली व्यवस्था है साथ आकर रहने की। साथ आकर, साथ आकर अर्थात उसको कहें कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। देखिए ये कब करते हैं, जब विभिन्न स्वतंत्र इकाइयां, मान लीजिए कई क्षेत्र विशेष में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संप्रभुता को बचाए रख करके भी, अपनी पहचान बचा करके है, एक दूसरे से समझौते के माध्यम से जब एक संघ बनाते हैं, उसे हम कहते हैं साथ आकर, अर्थात कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। जैसे कि इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अमेरिका जो 13 कॉलोनियां हैं, उन लोगों ने मिलकर के इसको बनाया। इसके एग्जाम्पल हैं आपके अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। तीन एग्जाम्पल हैं इसके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। एक चीज और है, जब ये आपस में आकर के जब संघ बनाते हैं, तो जिस समझौते के तहत ये आपस में संघ बनाते हैं, उस समझौते के तहत ये अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें राज्यों की पहचान भी होती है और केंद्र की पहचान होती है। राज्यों की अलग नागरिकता होती है, केंद्र की अलग नागरिकता होती है, अर्थात अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। और एक चीज और है कि यहां पर केंद्र की तुलना में राज्य अधिक ताकतवर होते हैं। केंद्र की तुलना में राज्य ताकतवर होते हैं। हर राज्य का अपना अलग संविधान होता है। फिर दूसरा आता है सबको साथ लेकर के या होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सबको साथ लेकर, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। सबको साथ लेकर, होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, मैं जैसे पहले बताया आपका कि ये यूनियन से रिलेटेड है, अर्थात इसको हम एक तरह से कह सकते हैं फेडरल सिस्टम और एक तरह से इसको कह सकते हैं यूनियन सिस्टम।
अर्थात जिससे बॉडी की तरह, कि जिससे हमारे अंग हैं, अर्थात देश की एकता अखंडता को बचाए रखने के लिए जब एक संघ बनाया जाता है जिसमें से राज्य उस देश से अलग नहीं हो सकता है। दूसरी चीज है कि इसमें संघात्मक और एकात्मक की विशेषताएं दोनों पाई जाती हैं और इसमें केंद्र है राज्यों की तुलना में, केंद्र शक्तिशाली। लिखित संविधान होता है, संविधान में है स्पष्ट है शक्तियों का बंटवारा भी होता है, लेकिन बंटवारे के साथ साथ है इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में है एकात्मक रूप है वो आपका धारण कर लिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल के रूप में लें तो इसमें भारत को इसमें ले सकते हैं, भारत, बेल्जियम, स्पेन, भारत, बेल्जियम, स्पेन, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये था हमारा सेकंड वाला पार्ट। अगले वाले में है हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे कि भारत में जो संघात्मक विशेषता कितनी लागू होती हैं या नहीं होती हैं। धन्यवाद।